नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे जो भी पेड ग्रुप हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसमें आपको लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है चैनल पे कि कौन से ग्रुप कब शुरू हो रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी चाहे आप हमको फॉलो कर लीजिए। एक बात बहुत जरूरी, जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी सारे ही एग्जाम्स के लिए। देखिए, आज से हम लोग हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा फोकस इसमें यह रहेगा कि जो एडिटोरियल आते हैं, उसके जो 3-4 आर्टिकल आते हैं, उसमें से जो भी जरूरी हो आपके एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी और यूपीपीएससी, उसके मैं आपको की पॉइंट्स बताऊं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है सिलेबस के किस हिस्से में, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये फॉर्मेट रहेगा हमारा। मैं आपको पहले बताऊंगा कि मेंस के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम जो एज इट इज है और किस पेज नंबर पे वो है। उसके बाद हम लोग आगे चल के उसका एनालिसिस पूरा करेंगे। ओके, देखिए, आज का जो पहला आर्टिकल है मेंस के लिए, पीछे था कि ए केस फॉर एक्सटेंशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसको प्यार से हम लोग मनरेगा बोलते हैं। तो मनरेगा को बढ़ाने की बात चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहली जो आपको चीज ध्यान देनी है कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से रिवर्स माइग्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। रिवर्स माइग्रेशन मतलब शहर से लोग गांव में ज्यादा जा रहे हैं। तो यह देखा गया है कि जो मनरेगा में काम की डिमांड थी, पहले मान लीजिए अगर 100 लोग काम मांगते थे, तो अब वो करीब करीब 25 से 30% बढ़ गई है। तो 125 और 30 लोग डिमांड मांग रहे हैं। तो आपको पहली बात तो काम बढ़ाना पड़ेगा मनरेगा में। दूसरी चीज जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो घराने हैं, कई परिवार अपना कोटा पूरा करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसमें 100 दिन का आपको अधिकार है मनरेगा में काम करने का, और अभी सिर्फ जून है, जुलाई अभी शुरू हुआ है, तो आधे ही साल में ऑलमोस्ट आपका कोटा पूरा होने वाला है। तो अगर आपका कोटा पूरा हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? तो इसमें डिमांड है कि आप 100 दिन से इसको 200 दिन बढ़ाइए। 100 दिन अब जो है, खास करके इन हालातों में जब आपका पूरा इतनी बड़ी स्वास्थ्य की इतनी बड़ी डिजास्टर आया है देश में, कोविड नाम का, तो आपको ये 100 से 200 दिन कर देना चाहिए। टेम्परेरीली ही सही, लेकिन इसको कुछ राहत इसमें देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो भी है डिस्ट्रेस, रिड्यूस डिस्ट्रेस, इससे आपकी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले मनरेगा जो था, अगर आपके क्रॉप फेल हो जाते हैं, अगर आपकी फसल नहीं कट पाती है किसी वजह से, आप किसान को दिक्कत हो जाती है, या फिर जो रूरल यूथ था, अगर उनको और कोई काम नहीं मिलता है, या खेती में 4 लोगों की जरूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कम करना होता था, तो आप मनरेगा को एक फॉल बैक ऑप्शन की तरह लेते थे कि कुछ नहीं तो वो हम कुछ कर लेंगे। लेकिन आज कोविड के जमाने में ये एक फ्रंट रनर, मतलब ये प्रथम वो होना चाहिए कि मनरेगा के ही कामों में लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, क्योंकि ये अधिकार है, कानूनन अधिकार है मनरेगा में काम मिलना। ठीक है, अब इसको आप सीधे सीधे देखिए पॉवर्टी से रिलेट कर सकते हैं कि अगर इसमें लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोग पॉवर्टी में चले जाएंगे, GS2। ठीक है, देखिए, सिलेबस जो है आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको सिलेबस रटा नहीं होगा, आप मेंस का एनालिसिस अपने दिमाग में नहीं कर पाएंगे। तो आपको या तो सिलेबस अभी अपने पास आप रखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और धीरे धीरे कोशिश करिए कि आपको याद हो जाए। तो आगे चल के जब भी आप सिर्फ आर्टिकल का नाम भी पढ़ेंगे ना, तो आपको यह लगेगा कि अरे ये तो GS2 के उस एरिया में जाएगा। जितने भी यहाँ पे एनालिसिस होंगे मेंस के, एडिटोरियल के, वो आप देखिएगा कि GS1 में जो सोसाइटी वाला पार्ट है, GS2 पूरा पेपर, GS3 का पूरा पेपर, और कुछ कुछ चीजों में GS4 पे, इन चारों चीजों में वो कहीं ना कहीं जाके फिट बैठता है उसका एनालिसिस, जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है GS2 पॉवर्टी, GS3 इकोनॉमी, तो उसी से हम इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मनरेगा में काम नहीं बढ़ाया गया, जिन लोगों का कोटा पूरा हो गया, तो वो जाहिर सी बात है वो गरीब हो जाएंगे। पॉवर्टी लाइन के नीचे ऑलरेडी ज्यादा लोग जा रहे हैं। पहले जो था करीब 56 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे इसको आने से पहले, कोविड के। अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो करीब करीब 40 करोड़ और लोग जो है आपका
पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 130 करोड़ में से करीब करीब 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। तो काफी हैरान और चौंकाने वाली बात है ये। दूसरी चीज आप इसको रिलेट करिए, देखिए अगर गरीब होगा और काम नहीं होगा तो सोशल क्राइम बढ़ता है। क्राइम आपका जनरली वैसे भी बढ़ जाएगा। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि काफी क्राइम अर्बन एरियाज में, जो अर्बन पुअर होता है वो काफी क्राइम ज्यादा जल्दी वहां पे करते हैं, ठीक है। रूरल में थोड़ा, जो ग्रामीण इलाके होते हैं लोगों में थोड़ा क्राइम कम होता है, लेकिन अगर काम नहीं होगा और दूसरे के पास होगा तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। दूसरा इसका चीज ये आप रिलेट करिएगा कि अगर इसमें काम नहीं होगा तो जो आदमी घर पे होते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों के खिलाफ अत्याचार, वो भी बढ़ेगा। औरतों के खिलाफ अत्याचार बढ़ेगा तो बच्चों पे जो मानसिक तनाव बनता है, बच्चों की जो एक अपब्रिंगिंग होती है उस पे भी असर पड़ता है। तो देखिए आप पूरा इन तीनों चीजों को इससे रिलेट करिए कि मनरेगा में अगर काम नहीं मिला तो पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने के चांसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेंगे तो बच्चों की अपब्रिंगिंग सही से नहीं हो पाएगी। और आपको पता है कि इंडिया में कितने अनीमिक बच्चे हैं, कितने जो हम लोग बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, वो सबसे ज्यादा भारत में है। तो पूरा इसमें आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आर्थिक की तरफ, इकोनॉमी की तरफ। देखिए हमारे देश की जो जीडीपी है उसका करीब 60% ना खपत से आता है, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। तो इस टाइम पे जब मनरेगा में काम अगर बढ़ा दिया जाएगा तो पहली चीज तो सुकून मिलेगा, ठीक है, रिड्यूस डिस्ट्रेस, संकट को कम करना। लेकिन जो और भी जरूरी चीज है, अभी देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा गोल है 2024 तक। तो खपत बढ़ाने के लिए अभी आप शहरों में ही देखिए, हम आपको अगर आप देखें तो अभी हम लोग मॉल नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग मूवीज नहीं देख रहे हैं, हम लोग बाहर से खाना नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, हम लोग कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज पे ही सिर्फ अभी फिलहाल खर्चा हो रहा है। तो जो डिमांड है, डिमांड अगर नहीं होगी तो कभी भी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, आर्थिक विकास नहीं होगा। तो मनरेगा में जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो चीजें डिमांड करेंगे, वो चीजों की खपत के लिए चीजें मांगेंगे, तब जाके आपका आर्थिक विकास होगा। जब डिमांड होगी तभी जाके इंडस्ट्रीज चलेंगी, तभी जाके लोग सामान बनाएंगे, तभी सप्लाई चेन बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे आप पूरा इसको इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आर्टिकल जो है आज मेंस के लिए जरूरी, वो पेज नंबर 7 पे है। ग्रीन लाइटिंग इकोलॉजिकल डेसिमेशन अमिड्स अ पैंडेमिक, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डेसिमेशन, इसका हिंदी में ये होगा कि आप जो अभी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है उसके बारे में है ये बेसिकली। तो चलिए इसको आगे एनालाइज करते हैं। तो देखिए एनालिसिस, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इसको कहा जाता है। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसमें ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप कहीं पे भी लगा रहे हैं, समुद्र तट पे लगा रहे हैं, ट्राइबल एरिया में लगा रहे हैं, ठीक है, पहाड़ों में लगा रहे हैं या पठार पे लगा रहे हैं, तो उसका असर क्या पड़ेगा पर्यावरण पे, वहां की आसपास की नदियों पे, वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। वहां के जो लोग हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां की, ठीक है, उन पे क्या असर पड़ेगा, जो वनजीव होते हैं प्लस वहां के जो जानवर हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, उसका असेसमेंट होता है कि पहले से आप कर लीजिए, उसके बाद ही वहां पे आपको बनाने की परमिशन मिलती है। तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, एक सूचना आई थी अभी कि बिना अप्रूवल के आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बिना अनुमोदन के प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। ये देखिए काफी सोचने वाली बात है और ये काफी गलत भी है कि बिना अप्रूवल के अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज कि पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, स्थानीय भागीदारी की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में। उसके क्योंकि लोकल जो लोग होते हैं वही आपको, जो वहां पे शुरू से रहे हैं, शुरू से पले बड़े हैं, वो आपको पूरी जानकारी अच्छे से वही देते हैं। ग्राम सभा लेवल पे जो लोग होते हैं वही आपको बता पाएंगे कि भैया यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा। तो अगर आप उन लोगों की आवाजों को दबा दोगे और बिना उनके अप्रूवल के आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो नेचुरली इसके आगे चल के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बिना अनुमोदन, और जो दूसरी चीज है, जो भी कंपनी इसमें पैसा लगाएगी, ठीक है, अगर उसने बिना अनुमोदन के स्टार्ट कर दिया, बाद में यहाँ के लोग अगर धरने पे बैठ गए या वो मुआवजा उनको बराबर से नहीं मिला या वो मान लीजिए आंदोलन पे उतर आए,
तो इन्वेस्टर का पैसा भी जाएगा। उससे क्या होगा, फिर जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है आपको देश में निवेश करने के लिए, अभी देखिए निवेश पे बहुत फोकस है कि निवेश लाना है देश में, फॉरेन निवेश, एफडीआई। तो वो निवेश तभी आएगा जब आपके स्मूथ प्रोसेस हो देश में, ठीक है। तो वो भी रुक जाएगा अगर फिर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। देखिए मूडीज करके एक कंपनी है जो रेटिंग देती है भारत को, आपने देखा होगा वो रेटिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, कि मतलब जो निवेश करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों में हमारे देश में, वो नहीं है। तो उसको ध्यान देते हुए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं कि अप्रूवल लिया भी जाए और अप्रूवल लेने के बाद ही उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। विकेंद्रीकरण, ये शब्द देखिए आपको हर जगह यूज करना है। डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए जितनी चीजें केंद्रित होती चली जाती हैं, जितनी डिसीजन मेकिंग एक केंद्रित होती चली जाएगी, तो भारत बहुत बड़ा देश है। अलग अलग जगह लोगों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग ज्योग्राफी है। तो अगर आप सब कुछ दिल्ली बैठ के डिसीजन ले लेंगे कि कर्नाटका में प्लांट लगेगा कि नहीं, तो वहां के लोकल लोगों को अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये सीधे सीधे थोड़ा सा डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है। तो इसको आप उससे रिलेट करिएगा यहां पे। तो डिसेंट्रलाइजेशन कीवर्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। GS3 के इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सीधे सीधे बैठ रहा है आर्टिकल। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कुछ, कि कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो इससे खतरे में आ गए हैं। दिबांग वैली असम में, पन्ना फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ठीक है। तो इन सब पे कुछ ना कुछ आपका इंडस्ट्रियल अप्रोच होने जा रहा है, कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाने की बात चल रही है। तो यहाँ के जानवरों को दिक्कत होगी उससे। जानवर कहाँ जाएंगे? गिर में आपको पता है गिर लायन जो सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। तो अगर आप गिर नेशनल पार्क में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, तो सीधी सी बात है कि जो शेर का पूरा इलाका है वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे शेर कम होने लगेंगे, ठीक है। दिबांग वैली वैसे भी काफी उसमें क्रिटिकल रहती है। असम में तो वैसे भी हर साल फ्लड्स आते ही रहते हैं, ठीक है। पन्ना में आपकी गोल्ड और डायमंड माइनिंग चलती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ध्यान रखनी होती हैं, वरना देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर कम हो जाती है। जो प्राइवेट कंपनी होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर धीरे धीरे उससे बचेगी। अभी देखिए विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई थी, ठीक है। आसाम में तेल का कुआं फट गया। तो इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको आप फिर एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, ये एथिक्स में जो GS4 का पेपर है उससे भी रिलेट करिए कि अकाउंटेबिलिटी, इन्वायरमेंटल एथिक्स, ठीक है, कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे, आप क्यों लोगों का अप्रूवल नहीं ले रहे, ये एथिक्स के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट मॉरल, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहां पे इसमें बताए हैं, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए भी है। पहले देखिए आंसर राइटिंग। एक क्वेश्चन मैं आपको डेली देने की कोशिश करूंगा, जो भी दिन का हमारा एजेंडा होगा उसके हिसाब से। तो ये देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न कैन नॉट बी साइडलाइन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमेंट, ठीक है। औद्योगिक विकास के लिए जन भागीदारी और पर्यावरणीय चिंता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस पे टिप्पणी करिए। तो इस जो भी अभी मैंने आपको पीछे बताया है उसको अगर आप सही से सुनेंगे, सही से एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे, तो आप इसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए गए हैं, इसमें आपकी कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होनी है। आप अपने हिसाब से इसको लिखिए और आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक हफ्ते जब आप कोशिश करेंगे इसको लिखने की, आप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप इकट्ठा करते जाएं और संडे को बैठ के 3-4 क्वेश्चन ये लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने उसी के हिसाब से ही बनाया है जो आज मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया है। देखिए शेयर हो गया। तो इसके हिसाब से आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा और आप लोग इसको अच्छा लिख पाएंगे, ये मैं समझता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा पेज नंबर 11 पे आर्टिकल था कि समुद्र सेतु। समुद्र सेतु क्या थी? समुद्र सेतु एक रीपैट्रिएशन एक्सरसाइज थी, स्वदेश वापसी की कवायद, ठीक है। भारतीय नौसेना ने, वायुसेना नहीं, नौसेना ने ये किया था। इसमें अगर प्रीलिम्स में कुछ आता है तो यूपी PCS में ये पूछ सकते हैं कि इसमें जो जो यूज हुए थे शिप्स, उनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो INS जलाश्वा, INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS
मगर। ये 4 इसमें शुरू हुए थे। समुद्र सेतु इसका नाम था। स्वदेश वापसी के लिए ये एक्सरसाइज करी गई थी भारतीय नौसेना के द्वारा। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद।